हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे क्लास 10वीं का अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 है हमारे पास। और इस चैप्टर में हम अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है और किस तरीके से हमारे ज़िंदगी से यह जुड़ा होता है और किस तरीके से ये सारा जो है माजरा है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, तो इस बारे में हम यहाँ पर बात करने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर पर और वहाँ पर बात करते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, आप बिहार बोर्ड से हो या किसी अदर स्टेट बोर्ड से या आप एनसीईआरटी बुक यदि आप फॉलो करते हो तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में सहायक हो सकती है। तो पूरे वीडियो में बने रहो, देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहली बात जो जानना है वो जानना है हमको उपनिवेश क्या होता है। ठीक है, उपनिवेश के बारे में जानना है। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहां पर हमारे पास एक देश ए है और दूसरा एक और देश है बी, दूसरा एक और देश है बी। अब यहां पर मान लो बी के पास संसाधन तो बहुत है, इसके पास संसाधन तो बहुत है। संसाधन मतलब ऐसी वस्तु जिसका उपयोग करके धन कमाया जा सकता है या मानव के लिए यह सहायक हो सकता है, लेकिन इसके पास वो तरीका नहीं है, तकनीक नहीं है और ना ही शिक्षित है। अब ए के पास संसाधन की कमी है या संसाधन हो भी सकता है, इसके पास पूंजी बहुत है, मशीनों की संख्या बहुत है, तकनीक बहुत ज्यादा है। तो ए ने क्या किया, इस बी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बी पर अधिकार किया और इसको अपने कब्जे में लेकर यहाँ के वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने लगा। तो ये बी जो है ना, ये बी जो है क्या हो गया, उपनिवेश हो गया ए का। कहने का मतलब क्या है समझो, जब किसी देश पर कोई अन्य देश अधिकार कर वहां के सारे संसाधनों का प्रयोग अपने फायदे के लिए करता है तो शासित देश उपनिवेश कहलाता है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं 1947 से पहले यानी कि 1947 से पहले भारत जो था वो ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी कि इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। लगभग 1947 से 200 साल पहले जाएंगे, यानी मुगल के शासन से पहले। मुगल के शासन के बाद में जब मुगल का शासन खत्म हो गया ना, उसके बाद कौन आए, ब्रिटिश आए। यानी कि मुगल जब शासन कर रहे थे उसी समय में ब्रिटिश यहाँ पर भारत में आए और मुगलों का शासन धीरे धीरे समाप्त करके यहाँ पर भारत पर अधिकार कर लिया और यहाँ के संसाधनों का प्रयोग वो अपने फायदे के लिए करने लगा। और उसकी मतलब क्या बोल सकते हैं, उसकी शासन नीति ऐसी थी जो 200 साल तक तो शासन तो किया, लेकिन जैसे जैसे भारतीयों के पास ज्यादा ज्ञान होता चला गया, ज्यादा जानकारियां होती चली गई, ज्यादा लोग शिक्षित होता चला गया, तो समझ में आ गया कि भाई ये ब्रिटिश से जो है ना अपना काम नहीं चलने वाला, इसको हटाना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगा और हमने ब्रिटिश को भगा दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, अब आते हैं, अब यहां से समझ लेते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, और आर्थिक क्रिया से क्या समझते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं से क्या समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम से हमको धन की प्राप्ति हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्थिक क्रिया। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो वो क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, उन क्रिकेट खेलने से उसको उनको जो है ना धन की प्राप्ति होती है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि क्रिकेट खेलना उनके लिए आर्थिक क्रिया है। लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है या कोई भी ऐसा व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है जिसको क्रिकेट खेलने से धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कही जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से लोग जो है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रिया अपने जीवन में करते हैं। कोई दुकान खुला रहता है, कोई सब्जी का ठेला लगाया होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, अलग अलग आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं ताकि उनका जीवन आगे बेहतर तरीके से बढ़ते रहे, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरा हो सके। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर है अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्य क्या है। अर्थव्यवस्था का देखें तो मुख्य रूप से दो काम है और दो काम में भी और सारा काम भी आ जाएगा, जिसमें से पहला काम देखेंगे अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है, पहला काम है। अब ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था का सिर्फ मकसद ये होता है कि धन कमाना, लोगों की क्या आवश्यकता, और धन भी तभी कमाया जा सकता है जब हम कोई भी, मान लो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन ही तो होता है,
और वस्तु और सेवाएं वही हो सकती है जो लोगों की आवश्यकता पूरा करे। मान लो हमको कुछ ऐसा बेचना है जो लोगों की जरूरत ही नहीं है, या ऐसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं हम जो किसी को जरूरत ही नहीं है, तो वो वस्तु क्यों खरीदेगा। तो बोल सकते हैं धन की कमाई तो अर्थव्यवस्था से धन तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है, और साथ ही साथ ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की लेन देन होता है जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष रूप से हम बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था जो है वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और साथ ही साथ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, मतलब निर्माण करती है। इस चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आया, पहले आना चाहिए, चलो आ गया तो सही, आ गया तो समझ लेते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को पढ़ने में अर्थव्यवस्था क्या है ये तो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, कोई भी काम करेंगे और काम करने के बाद हमको धन मिल रहा है, और ये सारी व्यवस्थाएं जो बन जाएगी ना, यानी धन कमाने के लिए जो सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगे इकट्ठे रूप से उस साइंस को अध्ययन कोई करता है कि धन कैसे कमाया जाता है, कौन सा काम करेंगे धन होगा, कोई व्यक्ति किस प्रकार से धन कमाया था पहले। अगर उस विषय के बारे में एक किताब बना दिया जाए, एक साइंस बना दिया जाए, है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था को संरचना के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था संरचना के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था के अंदर जो कार्य होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को संरचना के अनुसार 3 भागों में बांटा गया, या ये बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था में जितने भी काम होते हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं, आर्थिक क्रिया होती है, उसको संरचना के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ पर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जरा ये बात कर ले। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से ऐसे कार्य आते हैं या ऐसे काम आते हैं जिसमें कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई सारी क्रिया आती है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती बाड़ी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा यदि मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मवेशी पालन या गाय भैंस को पाल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में आ जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, जरा ये बात कर ले। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जीवन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली इत्यादि का उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब है द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी औद्योगिक और बड़े बड़े कार्य आते हैं, एक उत्पादन का बड़ा स्तर होता है द्वितीयक क्षेत्र, है ना, जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन से कार्य आएंगे, लोहा से रिलेटेड जितना भी काम आएगा वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा निर्माण कार्य, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का जो बनता है वो द्वितीयक क्षेत्र में ही आएगा। इसके अलावा संचार सेवाएं, संचार नहीं बोल सकते हैं, जीवन उपयोगी सेवाएं, गैस और बिजली का जो उत्पादन का कार्य है यह द्वितीयक क्षेत्र में ही आएगा। तो ये सारे बड़े पैमाने पर इन सब का उत्पादन होता है, चाहे गैस की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, या लोहा का कोई सामान बनता है, तो इनका जो है ना बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और ये उद्योग का रूप धारण कर लेती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तृतीयक क्षेत्र से क्या समझते हैं, अपना 8वां नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करना है कि भाई तृतीयक क्षेत्र होता क्या है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, देखो तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र में वे सारी सुविधा या वे सभी सारे कार्य आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करता है, सहायता करता है। जैसे देखो यहाँ पर बीमा, परिवहन, संचार और व्यापार। जैसे बीमा क्या करता है, लोगों के जीवन को क्या करता है, ये सुरक्षित बनाता है। परिवहन हर एक क्षेत्र के लिए सहायक है। यदि कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है तो परिवहन उसको सहायता करेगा। अगर कृषि कर ले और जो कृषि में उत्पाद हो, यानी जो गेहूं उपज रहा है, जो भी फसल उपज रहा है, उसको ले जाने के लिए यदि संचार साधन है ही नहीं,
यातायात है ही नहीं, यानी कि रोड है ही नहीं, तो वो फसल खराब हो जाएगा ना। तो परिवहन सारे क्षेत्र को सहायता करता है। इसी तरीके से व्यापार, जो वस्तु औद्योगिक क्षेत्र में बना था, मान लो कोई भी वस्तु औद्योगिक क्षेत्र में बन गया, लोहे का सामान बन गया और कोई भी वस्तु बन गया, उसको तो बेचना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति व्यापार ही नहीं करे तो फिर क्या होगा, वो सामान बिकेगा नहीं बिकेगा। तो बोल सकते हैं तृतीयक क्षेत्र जो है वो क्या करता है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता करता है। और वो बेहद ही जरूरी है, क्योंकि संचार इसमें आ रहा है, व्यापार इसमें आ रहा है, तृतीयक क्षेत्र में आ रहा है, बैंक इसमें आ रहा है, बीमा इसमें आ रहा है। तो ये तृतीयक क्षेत्र जो है ना, ऐसा नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। आगे आ जाओ जी, 9 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। देखो अर्थव्यवस्था में जो है ना, अब समझते हैं अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कौन करता है, दोनों मिलके करता है। अर्थव्यवस्था को चलाने का मतलब है कि किसी भी देश में चले जाएंगे, अर्थव्यवस्था को संचालित करने का काम किसके जरिए होता है, या तो वहां का गवर्नमेंट संचालित करेगा, यानी जितना भी आर्थिक क्रियाकलाप है, जितना भी रुपये पैसा संबंधी काम है, उसको कौन करेगा, उसको करेगा वहां की गवर्नमेंट, यानी कि वहां की सरकार करेगी, या फिर वहां के जो पूंजीपति व्यक्ति है, पूंजीधारी व्यक्ति है, जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, वो करेंगे। तो अर्थव्यवस्था इस हिसाब से देखेंगे तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की, यानी कि अर्थव्यवस्था पर किसका अधिकार है और मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का क्या है, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का है, कितने भागों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, ये हमको जानना है। तो ये इस हिसाब से देखेंगे अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, किसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संचालन निजी लाभ के लिए होता है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर जो निजी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है, यहां पर जितने भी उत्पादन संबंधी कार्य है वो निजी लाभ के उद्देश्य से किया जाता है और उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। यानी कि हम ये नहीं सारे के सारे उत्पादन के साधनों पर नहीं बोल सकते हैं, लगभग 70 to 80% जो है वो निजी क्षेत्र में ही, जिस भी देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा 70 to 80 यानी 70 से 80% उत्पादन का कार्य जो होगा वो निजी व्यक्तियों के द्वारा होगा और वो निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां की सरकार का जो रूल्स है, गाइडलाइंस है, जो टैक्सेशन रूल्स है, उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, उसको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा है निजी क्षेत्र को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा कार्य करने के लिए, सरकारी क्षेत्र वहां पर कम पाए जाएंगे। ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कहां कहां पर पाया जाता है ये अर्थव्यवस्था, तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर देश की सरकार का अधिकार होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी कार्य जन कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे चीन, क्यूबा। अब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो है ना, उत्पादन के साधनों पर यानी कि जितने भी कार्य होंगे उसमें सरकार का हिस्सा होगा, ये बात तो फिक्स है। वहां पर बिना सरकार के हिस्सेदारी दिए या बिना कोई काम करेगा तो सरकार ही करना है वहां पर, ऐसा नहीं है कि हम अकेले जाकर कर लेंगे, है ना। अच्छा, लूक होल जो है वो होता है, ऐसा नहीं है कि निजी व्यक्ति वहां पर नहीं कर सकता। निजी व्यक्ति जैसे कि वहां पर मान लो कोई निजी कंपनी खोलना चाहता है तो उसमें कुछ ना कुछ जो हिस्सेदारी वो सरकार को देना पड़ेगा, चाहे वो 3% हो, 4% हो, 10% हो, 15% हो या 20% हो, इतना हिस्सेदारी सरकार को देना पड़ेगा। अब इतना हिस्सेदारी जब हो जाएगा तो एक तरीके से वो सरकारी कंपनी कहला जाएगा और ये बोल सकते हैं कि वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना, जो उत्पादन का कार्य होता है वो सामान्य लोगों को ध्यान में रख के किया जाता है कि उनको सुविधा होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि नहीं ये कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है ना। 12वें नंबर क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। अब ऊपर जितना पढ़े हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस दोनों को यदि मिला दे तो यहां पर बन जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण जो है भारत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
कुछ सेक्टर्स ऐसे भी मिलेंगे उद्योग व्यापार के जहां पर सरकार का अधिकार होता है, और कुछ उद्योग और सेक्टर ऐसे भी मिलेंगे जिसपे सरकार का अधिकार नहीं होता है, जैसे निजी कंपनियों का अधिकार होता है। जैसे रिलायंस कंपनी की बात करेंगे, जियो की बात करेंगे, एयरटेल की बात करेंगे, ये सारी निजी कंपनियां हैं। इसके बाद बड़े बड़े स्टील के प्लांट जो है, भेल की बात करेंगे, और दूसरे जो स्टील प्लांट है ये सारे भारत सरकार के अधीन में आते हैं। सेल हो गया, तो ये सारे भारत सरकार के अधीन में आते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिस पर दोनों मिलकर काम करता है। ऐसा निजी क्षेत्र भी रहेगा और सरकारी क्षेत्र भी रहेगा, और हमको लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा बेहतर है ना। दोनों को अधिकार दो, सरकार का मन है खुद का प्लांट लगाए, और अगर निजी व्यक्ति लगाना चाह रहा है, उनके पास पूंजी है, तो वो भी उत्पादन करे। और नियम सिर्फ यही रह जाता है कि सरकार के नियमों को फॉलो करते हुए ही यहाँ पर जो है फैक्ट्रियां लगाई जाएगी, या किसी प्रकार का व्यापार या फिर उद्योग किया जाएगा, उनके नियम से बाहर नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है निजी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो सरकार के नियमों की अनदेखी की जाएगी, वहां भी पालन करेंगे, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी पालन करेंगे। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, समावेशी विकास से क्या समझते हैं? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है, समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहता है, तो ऐसी प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी विकास का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसमें नीचे से नीचे तबके का आदमी, यानी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सरकार सबके पास जो है बराबर सुविधाएं पहुंचा रही है। जो गरीब व्यक्ति है उनको भी बराबर समाज में अधिकार मिल रहा है, एजुकेशन का, जॉब पाने का, या जो भी अधिकार है घर बनाने का। यानी सरकार जो है विकास का ऐसा एक एजेंडा लेके आ रही है, विकास का एक ऐसा जरिया ला रही है जिससे कि एक नीचे से नीचे तबके का आदमी और एक ऊपर से ऊपर तबके का आदमी, सबके लिए सरकार के पास कुछ ना कुछ यहाँ पर योजना है। तो ये हो जाएगा समावेशी विकास, मतलब ऐसा विकास जो देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके, समावेशी विकास कहलाएगा। आर्थिक विकास क्या है? 14वें नंबर का क्वेश्चन है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब यहां पर समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होता है ना। कुल मिला के अभी के लिए बस इतना, आगे जब जाएंगे चैप्टर 2 में तो राष्ट्रीय आय के बारे में हमको पढ़ना है वहां पर, ठीक है। तो अभी हम ये समझेंगे कि देश के अंदर जितने भी व्यक्ति अगर कार्य कर रहे हैं, उत्पादन कार्य हो रहे हैं, सबको लगभग लेके चलेंगे तो वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना जानेंगे, ठीक है। डिटेल्स इसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लंबे समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, या ये बोल सकते हैं, देखो राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो जाएगा लेकिन एक लंबे समय में होगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आय में तुरंत वृद्धि हो जाएगा, है ना, इसको बहुत ज्यादा समय लगता है। या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने का दूसरा मतलब यह भी है कि लोगों, किसी भी देश में रहने वाले लोगों की जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। मतलब क्या है कि लोग घर बना रहे हैं, जो लोगों के पास 4 व्हीलर आ रहा है, कार आ रहा है, बाइक आ रहा है, ठीक है, लोग अच्छी तरीके से अपना जीवन जी रहे, पहले से बेहतर तरीके से रह रहे हैं। तो ये अगर ये सारे हम देख रहे हैं ना आसपास में, लोगों का जीवन अगर स्तर बदल रहा है ना, मतलब गरीबी से अमीरी की ओर जा रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है वहां पर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, या राष्ट्रीय विकास वहां पर हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है ना। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास को यदि देखने के लिए जाएंगे तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है ये सब। यहाँ पर यह अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर, ऊंचा स्तर प्राप्त करना है, मतलब अच्छा से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हमको प्राप्त करना है। अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास का मतलब ये, ठीक है। और जब आर्थिक उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, अच्छी वस्तुओं का उत्पादन होगा, तो लोगों का, देखो यहाँ से इस सब चीज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। उत्पादन ज्यादा होगा तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोगों का जीवन स्तर सुधरना शुरू हो जाएगा। लोग जो है, ऐसा नहीं है कि आर्थिक विकास में अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो फैक्ट्रियों को लाभ होगा या कंपनियों को ही लाभ होगा या जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हीं को लाभ होगा। जो व्यक्ति काम भी कर रहा है ना, जो वर्कर्स है या फिर जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है
उत्पादन ज्यादा होने से आम व्यक्ति से लेके गरीब व्यक्ति से लेकर के और जो जिनका व्यवसाय है या जिनकी फैक्ट्रियां हैं उन सबको यहाँ पर लाभ होने वाला है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास अगर होता है तो। आगे 16 नंबर का क्वेश्चन है, विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर, मतलब आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। समान आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। ऐसे अगर देख ले, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। दोनों का मतलब यही है कि जीवन स्तर जो है लोगों का बदल रहा है, लोगों देश के अंदर जो है व्यापारिक स्थिति अच्छी हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही है और देश के पास ज्यादा धन अब आ रहा है। इसका मतलब है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों का मतलब सेम है। इन दोनों शब्दों के एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अब आ गया ना, कुछ अर्थशास्त्रियों में इसको लेकर मतभेद है। उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। अब ये यहाँ पर एक शब्द आया है कि विकसित और विकासशील, इसमें लोगों के आय के अनुसार जो है विकसित और विकासशील व्यक्ति में जो है वो बांटा गया है, कौन सा देश विकसित होगा कौन सा देश विकासशील होगा। इसके बारे में भी हम आगे अच्छे से चर्चा करने वाले हैं जब जाएंगे अगले चैप्टर में कि विकसित देश कौन सा है और विकासशील देश कौन सा है। तो उर्सुला हिक्स ने क्या कहा, उर्सुला हिक्स ने कहा कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देश के लिए किया जाता है। विकसित देश कौन से हैं, अभी के समय में रूस है, अमेरिका है, ये सारे विकसित देश है। विकासशील देश कौन से है, भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, ये सारे विकासशील देश हैं। जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे विकास की बात करेंगे हम, तो विकास की बात किसके लिए करेंगे, विकास शब्द का प्रयोग करेंगे हम विकसित देशों के लिए और वृद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे हम विकासशील देशों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ना, यहां पर समझो, यदि हम बात करें अमेरिका की अर्थव्यवस्था की, ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की, यहां पर हम बात करने वाले हैं किसके, विकास के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में। यदि भारत की बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बोलेंगे, हम आर्थिक वृद्धि के बारे में बात करेंगे, है ना। और है दोनों एक ही चीज, ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा और ये भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों बांटा है ये अपने को भी समझ में ना आ रहा है कुछ भी, है ना। सतत विकास से क्या समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ रखा है कि सतत विकास का मतलब है क्या होता है। सतत विकास का मतलब होता है संसाधनों या जो हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी संसाधन है, उसका इस तरीके से प्रयोग करना कि आने वाले समय में जो है वो संसाधन खत्म नहीं हो, उसको अपने अगली पीढ़ी तक उस संसाधन को हम ले जा सके, इसको बोलते हैं सतत विकास। समझ में आ गया। आर्थिक प्रगति से क्या समझते हैं। आर्थिक प्रगति एक व्यापक शब्द है, इसका प्रयोग किसी आर्थिक कार्य के लिए किया जाता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों शामिल होता है। आर्थिक प्रगति का मतलब फिर से वही समझ लो ना, आर्थिक प्रगति किसको बोल सकते हैं, यदि हमारा आय बढ़ रहा है, हमारा आय बढ़ेगा तो देश की आय बढ़ेगा, और देश की आय बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, हमारे पास घर होंगे, गाड़ी होंगी, हमारे पास करने के लिए सारे काम कार्य होंगे, एक अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ होने लग जाए तो समझ लो आर्थिक प्रगति हो रहा है। तो आर्थिक प्रगति में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों का समावेश हम कर सकते हैं। जब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास होगा तो यहाँ पर आर्थिक प्रगति होगा, और आर्थिक प्रगति होने का मतलब जाहिर सी बात है ना, प्रगति का मतलब क्या, बढ़ना होता है, और आर्थिक मतलब क्या होता है कि रुपया पैसा से संबंधित, मतलब रुपया पैसा से संबंधित जब देश के अंदर विकास कार्य हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है रुपया पैसा को लेकर के, और या फिर कोई व्यक्ति जब इसमें तरक्की कर रहा है आर्थिक रूप से, इसका मतलब हुआ प्रगति कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसके पास धन आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन से क्या समझते हैं। देखो यहां भी समझना है, एक देश में जो है संसाधन के बारे में गवर्नमेंट के पास सारी जानकारी होती है। ठीक है, जितने भी वहां का संसाधन है उसके बारे में सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास होती है। अब यहां पर देखना यह पड़ता है कि किन संसाधनों को किस तरीके से और किस वर्ग के लिए प्रयोग किया जाए, कहां पर प्रयोग किया जाए, ताकि उसका अच्छा से अच्छा उपयोग हो सके। और यही जो है, ये नीति जो है वो क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखो
आर्थिक नियोजन क्या है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास कार्यों में प्रयोग किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। हमने क्या कहा? देश में जितने भी संसाधन होंगे उसका देश के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए और बेहतर अच्छे से अच्छे फायदे के लिए प्रयोग किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, योजना आयोग से क्या समझते हैं? अब योजना आयोग के बारे में देख ले। योजना आयोग एक सरकारी संस्था है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है, यानी कि हर 5 साल पर जो है ये योजना बनाने का काम करती है। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो देश के प्रधानमंत्री होगा, यानी कि मुखिया बोल सकते हैं, वो प्रधानमंत्री होंगे। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग एक ऐसी संस्था है जो हमारे लिए योजना बनाने का काम करता है, यानी देश के लिए, देश में कौन रह रहे हैं? लोग रह रहे हैं, तो लोगों के लिए योजना बनाने का काम करता है। ऐसी योजना बनाना है जो सभी लोगों को क्या करे, सुविधा दे, है ना। जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा हो और जो गरीब वर्ग के लिए लोग हैं उनके लिए भी अच्छा हो। यहाँ पर ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि अमीर वर्ग के लिए कुछ अलग योजना लाया जाता है और गरीब वर्ग के लोगों के लिए कुछ अलग योजना लाया जाता है। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम जो योजना आयोग लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 15 मार्च 1950 में योजना आयोग, और उस समय जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। ठीक है, ये पार्ट 1 हुआ, कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात करना अभी बचा हुआ है, तो उस वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे बहुत कुछ और है इस चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।